नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल आर्यमन केमिस्ट्री क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग 12th का रासायनिक बलगति का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर होती है वो उसके सक्रिय भार पर निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो देखिए, ताप गुणांक का जो मान होता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो ताप गुणांक होता है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें ऑप्शन जो होगा आपका वो होगा बी, 2 एवं 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन में सबसे अधिक प्रभावी होता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें आयनों की संख्या जो होगी वो अधिक होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है H2 प्लस Cl2 2HCl सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि होती है। तो दोस्तों, ये होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है क्योंकि ये अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव 0.76 वोल्ट है, इसमें अवकरण विभव का मान क्या होगा। तो देखिए, ऑक्सीकरण विभव और अवकरण विभव का मान जो होता है वो समान होता है, बस चिन्ह जो होता है वो विपरीत होता है। तो इसका 0.76 वोल्ट दिया हुआ है और इसका अवकरण विभव पूछ रहा है हमसे, तो आपका हो जाएगा माइनस में, माइनस 0.76 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि Mg और Al के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः प्लस 2.37 और 1.66 वोल्ट है। तो रासायनिक अभिक्रिया में Mg, तो देखिए यहाँ पे जो Mg है उसकी क्रियाशीलता ज्यादा है क्योंकि उसका ऑक्सीकरण विभव का मान ज्यादा है और एल्युमिनियम का कम है। तो इस अभिक्रिया में Mg जो होगा वो Al को विस्थापित कर देगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अभिक्रिया A प्लस बी प्लस सी जो है प्रोडक्ट की दर है, इसमें दिया हुआ है आपका दर समीकरण दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें हमसे कोटि पूछ रहा है। तो कोटि क्या होता है कि अभिकारक की सांद्रता के घात का योग जो होता है वो कोटि होता है। तो देखिए, A का पावर 1 है, B का पावर 1/2 है और C का पावर 1/2 है। इस तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो इसका वैल्यू जो होगा वो 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो देखिए, अभिक्रिया के प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है दोस्तों, वो पर टाइम होता है। वो टाइम मिनट में भी हो सकता है, सेकेंड में भी हो सकता है, पर डे में भी हो सकता है, पर ईयर में भी हो सकता है, पर वीक में भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ए, पर टाइम। देखिए, जनरली ये पर सेकेंड में ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि KMnO4 अवकृत होता है। KMnO4 अवकृत होता है। तो KMnO4 जो अवकृत होता है MnO2 में उदासीन माध्यम में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9 पूर्ण होने के लिए कितनी अवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, टाइम पूछ रहा है आपसे। तो ये न्यूमेरिकल है, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि KFFeCN6 में Fe का प्रसंस्करण होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो एक चैप्टर है उप संयोजन यौगिक, उसी का ऑब्जेक्टिव है, ये क्लियर है। तो इसमें मैं आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, D2sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अष्टफलकीय CONH2 किस प्रकार का समानता प्रदर्शित करता है। ये भी जो चैप्टर है आपका, ये भी जो क्वेश्चन है वो उप संयोजन यौगिक का है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया 2A प्लस बी एरो दिया हुआ है 3C प्लस डी के लिए निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया वेग को व्यक्त नहीं कर सकता है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन जब हम लोग लिखते हैं तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा पॉजिटिव होता है और यहाँ पे निगेटिव दिया हुआ है, इसीलिए ये संभव नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया ए तथा बी के लिए अभिक्रिया का वेग 4 गुना घट जाता है तो बी की सांद्रता दुगुना की जाती है तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया का क्रम है। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। किसी समान अभिक्रिया ए उत्क्रमणीय का साइन है बी के अग्रगामी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान ये है तो अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा? तो देखिए सक्रिय ऊर्जा होता क्या है? तो सक्रिय ऊर्जा होता है देहली ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा के अंतर को सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। देहली ऊर्जा किसको बोलते हैं? तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी अभिकारक को अभिक्रिया के लिए आवश्यक होती है उसे देहली ऊर्जा कहा जाता है और बाहर से जो एनर्जी दी जाती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये से कम तथा ये से अधिक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है। तो देखिए किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर जो होता है उसके सक्रिय भार पर निर्भर करता है तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है? तो समांगी उत्प्रेरण, ठोसों का मिलना, जंग लगना, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया पृष्ठीय घटना नहीं है। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है एंजाइम किस प्रकार के अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय ऊर्जा का मान कम करके। क्योंकि एंजाइम जो होता है उत्प्रेरक का कार्य करता है और उत्प्रेरक जो होता है वो किसी भी अभिक्रिया के सक्रिय ऊर्जा के मान को घटा सकता है या बढ़ा सकता है। क्लियर है? अगला चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है। तो देखो अर्ध जीवन काल जो स्वतंत्र होता है वो होता है प्रारंभिक सांद्रता से, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, लेकिन प्रथम कोटि का जो अर्ध आयुकाल होता है वो सांद्रता से स्वतंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा दो विभिन्न तापकण पर गति स्थिरांक का मान ज्ञात करके। क्लियर है? चलिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जो दिया गया है का एक उदाहरण है। तो देखिए यह अभिक्रिया जो होगी वो उदाहरण है आपका तृतीय कोटि की, ऑप्शन नंबर ए। देखिए हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया 2NO + O2 2NO2 प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के पात्र का आयतन घटाकर प्रारंभिक आयतन का 1/3 कर दिया जाए तो प्रतिक्रिया का दर हो जाएगा। तो देखिए जब 1/3 आयतन हम लोग करेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो आपका बढ़ जाएगा। 1/3 गुना आयतन जब घटेगा तो उसका सांद्रता 3 गुना बढ़ जाएगा। और हम जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो होती है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है या उसके समानुपाती होती है, तो इसका 3 गुना दर जो होगा वो बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी अभिक्रिया के लिए टी हाफ बराबर 1/k तो प्रतिक्रिया की कोटि होगी। क्लियर है दोस्तों? तो इसी है, तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन,
NO प्लस Cl2 2NO से प्रक्रिया के लिए गति समीकरण KNO2Cl2 है। इस प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक का मान बढ़ता है। तो दोस्तों तापक्रम बढ़ाने पर वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। तो देखिए किसी भी अभिक्रिया में जो दर स्थिरांक की इकाई जो होती है या वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन जो होगा कि किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए 100% पूर्ण होने में लगा हुआ समय होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, A/K। अगला क्वेश्चन, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K1 तथा अर्ध जीवन काल में T½ में संबंध है। तो देखिए T½ बराबर होता है 0.693/K, यानी ऑप्शन जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण के A⁴/2 B⁴/2 के लिए अभिक्रिया की कोटि होगी। तो इसमें अभिकारक के सांद्रता का पावर दिया हुआ है, पावर को जोड़ने पर इसकी कोटि क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो 3/2 प्लस 1/2 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 4/2 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है तापक्रम बढ़ाने से, ऑप्शन यही होगा आपका ए नंबर ऑप्शन। क्योंकि आर्हेनियस समीकरण K बराबर होता है -AE⁻⁸ तो वहां पे जो सक्रिय ऊर्जा का मान होता है माइनस में होता है और बटा में आता है T। तो T का मान बढ़ाएंगे तो उसका जो वैल्यू होगा कम होगा, निगेटिव वैल्यू कम होगा, और निगेटिव वैल्यू जब कम होगा तो उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तापक्रम के बढ़ाने से अभिक्रिया की गति बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, अधिक ऊर्जा वाले टक्कर की संख्या बढ़ता है। मतलब यहाँ पे मोलिक्यूल्स के बीच जो कोलिजन की संख्या होती है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए अभिक्रिया का दर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, समीकरण K बराबर AE⁻⁴ के लिए कथन सत्य है। कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो वो है देखिए K साम्य स्थिरांक है, ये गलत है। दूसरा है A अधिशोषण गुणांक है, ये भी गड़बड़ है। ये सक्रिय ऊर्जा है, ये सही है। चलिए हमारी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। तो देखिए अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है आर्हेनियस समीकरण, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है यदि रासायनिक अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान बहुत है तो सामान्य अभिक्रिया है। मतलब इसका आंसर जो होगा वो होगा बहुत धीमी होगी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए सक्रिय ऊर्जा जो होता है वो बाह्य ऊर्जा होता है जो किसी अभिक्रिया को करने के लिए बाहर से दिया जाता है। तो सक्रिय ऊर्जा का मान जितना ज्यादा होगा अभिक्रिया का दर उतना ही कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया H2 + I2 2HI का साम्य स्थिरांक Kp निर्भर करता है। दोस्तों इसका होगा ये तापक्रम पर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आर्हेनियस समीकरण K बराबर AE⁻⁴ ए के वेग स्थिरांक कह सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नियत ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है, तो होता है आपका पर समय, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश अभिक्रियाओं को सक्रिय ऊर्जा 50 kg/मोल होती है, ऐसी अभिक्रिया का ताप गुणांक होता है।
तो देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा लगभग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्हेनियस समीकरण में अंतःखंड बराबर होता है। तो देखिए अंतःखंड जो होगा इसमें वो होगा ln a के बराबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु 4 दिन है, तो 2 दिन में इसका कितना क्षय होगा? इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10⁻² मिनट है, तो अर्ध आयुकाल होगा। तो देखिए प्रथम कोटि का अर्ध आयुकाल होता है टी हाफ, जो होता है वो होता है 0.693 बटा के का मान दिया हुआ है 10⁻²। तो ये आपका हो जाएगा 59.3 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच अभिक्रिया एंथैल्पी को किलो जूल पर मोल में व्यक्त करते हैं, तो संघनन ऊर्जा का मान कम से कम मात्रा होगी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डेल्टा एच से अधिक। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।